लौह युग मानव इतिहास का वह महत्वपूर्ण समय था जब लोगों ने लोहे का उपयोग करना सीखा। यह कांस्य युग के बाद आया, जब तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता था। लोहा कांस्य की तुलना में बहुत मजबूत और आसानी से उपलब्ध था। इस खोज ने मानव समाज को पूरी तरह से बदल दिया। लोहे के औजारों और हथियारों ने खेती, युद्ध और दैनिक जीवन के हर पहलू में क्रांति ला दी। यह युग केवल एक धातु के बारे में नहीं था, बल्कि यह विचारों, समाजों और साम्राज्यों के विकास का भी समय था। इस युग की शुरुआत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर हुई, लेकिन मोटे तौर पर यह 1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और लगभग 500 ईसा पूर्व तक चला। कुछ क्षेत्रों में यह और भी बाद तक जारी रहा। लोहे की खोज कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। शुरू में लोगों को उल्का पिंडों से लोहा मिलता था, जिसे वे स्वर्ग से आया पत्थर कहते थे। यह बहुत दुर्लभ और कीमती था। धीरे धीरे लोगों ने लौह अयस्क को धरती से निकालना और उसे बहुत अधिक तापमान पर गलाकर शुद्ध लोहा बनाना सीख लिया। यह प्रक्रिया बहुत कठिन थी, क्योंकि लोहे को पिघलाने के लिए कांस्य की तुलना में बहुत अधिक गर्मी की आवश्यकता होती है। इसके लिए विशेष भट्टियों का निर्माण किया गया। जब कारीगरों ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली, तो लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। इससे यह धातु आम लोगों के लिए भी सुलभ हो गई, जो पहले कांस्य की महंगी वस्तुओं का खर्च नहीं उठा सकते थे। कांस्य युग से लौह युग में परिवर्तन एक धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया थी। कांस्य युग की सभ्यताएं जैसे कि माइसेनियन और हित्ती साम्राज्य व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर थीं। वे तांबा और टिन जैसी धातुएं दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाते थे। जब 1200 ईसा पूर्व के आसपास इन व्यापार मार्गों में रुकावट आई और कई बड़े साम्राज्य ढह गए, तो धातुओं की कमी हो गई। इसी संकट के समय लोहे ने एक विकल्प के रूप में अपनी जगह बनाई। क्योंकि लौह अयस्क लगभग हर जगह उपलब्ध था, इसलिए समाजों को अब व्यापार पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता था। इस आत्मनिर्भरता ने नई शक्तियों को उभरने और छोटे समुदायों को विकसित होने का अवसर दिया। इस नए युग ने मानव जीवन को बेहतर और अधिक उत्पादक बना दिया। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगलों को साफ करना आसान हो गया, जिससे खेती के लिए अधिक जमीन उपलब्ध हुई। लोहे के हल से किसान गहरी जुताई कर सकते थे, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ी। बढ़ी हुई खाद्य आपूर्ति ने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा दिया और बड़े गांव तथा शहर बसने लगे। लोहे के हथियारों ने सेनाओं को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया, जिससे बड़े साम्राज्यों का उदय संभव हुआ। इस प्रकार लोहे का ज्ञान केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का एक शक्तिशाली इंजन बन गया, जिसने आने वाली सदियों के लिए दुनिया का नक्शा बदल दिया। लौह युग की शुरुआत दुनिया भर में एक ही समय पर नहीं हुई। इसका विकास प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ। मध्य पूर्व, विशेष रूप से अनातोलिया, जिसे आज का तुर्की कहा जाता है, को लौह युग का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि हित्ती साम्राज्य के लोग लगभग 1500 ईसा पूर्व से ही लोहा गलाने की तकनीक जानते थे, लेकिन वे इसे एक रहस्य रखते थे। जब लगभग 1200 ईसा पूर्व में हित्ती साम्राज्य का पतन हुआ, तो उनके कारीगर दूसरे क्षेत्रों में चले गए और यह ज्ञान पूरे मध्य पूर्व और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैल गया। इसके बाद असीरियन जैसे साम्राज्यों ने लोहे के हथियारों का बड़े पैमाने पर उपयोग करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उनकी सैन्य सफलता का एक प्रमुख कारण था। यूरोप में लौह युग का आगमन धीरे धीरे हुआ। यह लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास मध्य यूरोप में शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे पश्चिम और उत्तर की ओर फैला। यूरोप में इस युग को अक्सर दो मुख्य संस्कृतियों में बांटा जाता है, हॉलस्टैट संस्कृति और लातेन संस्कृति। हॉलस्टैट संस्कृति, जो लगभग 800 से 450 ईसा पूर्व के बीच थी, अपने नमक के खनन और व्यापार के लिए जानी जाती थी। इस दौरान लोहे का उपयोग मुख्य रूप से आभूषणों और कुछ हथियारों के लिए किया जाता था। बाद में लातेन संस्कृति, जो लगभग 450 ईसा पूर्व से रोमन विजय तक चली, के सेल्टिक लोगों ने लोहे की कारीगरी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने उत्कृष्ट तलवारें, ढालें और कलात्मक वस्तुएं बनाई, जो पूरे महाद्वीप में प्रसिद्ध हुईं। अफ्रीका में भी लौह प्रौद्योगिकी का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। उप सहारा अफ्रीका में, खासकर नाइजीरिया के आसपास के क्षेत्रों में, नोक संस्कृति लगभग 500 ईसा पूर्व से ही लोहा बना रही थी।
कुछ विद्वानों का मानना है कि अफ्रीका में लोहा गलाने की तकनीक स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, बिना मध्य पूर्व से प्रभावित हुए। इस तकनीक के प्रसार ने अफ्रीका के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। बांटू भाषी लोग, जो कुशल किसान और लौहकर्मी थे, पूरे महाद्वीप में फैल गए। वे अपने साथ लोहे के औजार और कृषि का ज्ञान ले गए, जिससे उन्होंने जंगलों को साफ किया, नई बस्तियां बसाईं और अफ्रीका के कई हिस्सों में जनसंख्या और समाज का स्वरूप बदल दिया। चीन में लौह युग की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई। चीन में लौह प्रौद्योगिकी का विकास बाकी दुनिया से थोड़ा अलग था। चीनी कारीगरों ने कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन बनाने की तकनीक विकसित की, जो यूरोपीय लोगों से बहुत पहले थी। उन्होंने उच्च तापमान वाली भट्टियों का उपयोग करके लोहे को पिघलाकर सांचों में ढालना सीख लिया था। इस तकनीक से वे बड़े पैमाने पर कृषि उपकरण जैसे हल और फावड़े तथा अन्य वस्तुएं बना सकते थे। इस तकनीकी बढ़त ने चीन के राज्यों को आर्थिक और सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली बना दिया। झू राजवंश के अंत और युद्धरत राज्यों की अवधि के दौरान लोहे के उत्पादन ने राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को और बढ़ा दिया, जिससे अंततः किन राजवंश के तहत चीन का एकीकरण हुआ। भारत में लौह युग का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इसके प्रमाण उत्तर भारत के गंगा के मैदानी इलाकों जैसे कि अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में हुई पुरातात्विक खुदाई से मिलते हैं। इस समय को उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है, जब ऋग्वैदिक काल के बाद के ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। इन ग्रंथों में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस यानी काला धातु शब्द का उल्लेख मिलता है, जो तांबे, लोहित अयस या लाल धातु से अलग था। लोहे के आगमन ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की नींव रखी। यह वह समय था जब लोग स्थायी रूप से बसने लगे और कृषि आधारित जीवन शैली अपना रहे थे। लोहे की तकनीक ने गंगा के घने जंगलों को साफ करना संभव बना दिया। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों और औजारों की मदद से लोग कृषि के लिए भूमि का विस्तार कर सके। इसके अलावा लोहे के फाल वाले हल ने कठोर मिट्टी को जोतना आसान बना दिया, जिससे चावल जैसी फसलों की पैदावार में भारी वृद्धि हुई। इस कृषि क्रांति के कारण खाद्य उत्पादन बढ़ा, जिससे जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। अब लोग केवल अपनी जरूरतों के लिए ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त अनाज भी उगाने लगे। इस अतिरिक्त उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया और नए व्यवसायों जैसे कि कारीगर, व्यापारी और सैनिक को जन्म दिया। यह आर्थिक समृद्धि धीरे धीरे बड़े राज्यों के उदय का कारण बनी। इस सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। छोटे छोटे कबीलाई समाज, जिन्हें जन कहा जाता था, अब बड़े क्षेत्रीय राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। लगभग 600 ईसा पूर्व तक इनमें से कुछ जनपद बहुत शक्तिशाली हो गए और महाजनपद कहलाए। बौद्ध और जैन ग्रंथों में ऐसे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें मगध, कोसल, वत्स और अवंती प्रमुख थे। इन राज्यों के बीच अक्सर सत्ता और संसाधनों के लिए संघर्ष होता रहता था। लोहे से बने बेहतर हथियार जैसे तलवारें, भाले और तीरों के सिरे ने युद्ध को और अधिक विनाशकारी बना दिया। मगध जैसे राज्य, जिनके पास लोहे के समृद्ध भंडार थे, सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली हो गए और अंततः उन्होंने अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करके भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। इस युग में केवल राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक और दार्शनिक विचार भी विकसित हुए। शहरों के उदय और सामाजिक जटिलताओं के बढ़ने के साथ लोगों ने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में नए प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। यह वह समय था जब वैदिक कर्मकांडों पर सवाल उठाए गए और नए विचारों का जन्म हुआ। इसी दौर में दो महान धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ने मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं को चुनौती दी और अहिंसा, नैतिकता और आत्मज्ञान का एक नया मार्ग दिखाया। इस प्रकार भारत में लौह युग ने न केवल भौतिक प्रगति की, बल्कि एक गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक मंथन का भी दौर शुरू किया। लौह युग की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि निस्संदेह लोहा गलाने और उसे उपयोगी वस्तुओं में ढालने की कला थी। इस प्रक्रिया को स्मेल्टिंग कहा जाता है, जिसमें लौह अयस्क को लकड़ी के कोयले के साथ एक भट्टी में बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता था। इस प्रक्रिया से अशुद्धियां दूर हो जाती थीं और एक स्पंजी लोहे का पिंड प्राप्त होता था, जिसे ब्लूम कहते थे। फिर लोहार इस गर्म पिंड को
हथौड़ों से पीट पीट कर बची हुई अशुद्धियों को निकालते थे और उसे मनचाहा आकार देते थे। यह एक श्रमसाध्य कार्य था, लेकिन इसने ऐसी धातु का निर्माण किया जो कांस्य से कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ थी। इस तकनीक ने मानव को अपने पर्यावरण को बदलने की अभूतपूर्व शक्ति प्रदान की। तकनीकी प्रगति का सबसे गहरा असर कृषि पर पड़ा। लोहे के औजारों ने किसानों के जीवन को बदल दिया। लोहे की कुल्हाड़ी से वे घने जंगलों को तेजी से काट सकते थे, जिससे खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ। लोहे की दरांती और हंसिये से फसल काटना आसान और तेज हो गया। लेकिन सबसे क्रांतिकारी आविष्कार लोहे के फाल वाला हल था। यह लकड़ी के हल की तुलना में जमीन में बहुत गहराई तक जा सकता था, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती थी और पैदावार बढ़ जाती थी। बेहतर सिंचाई प्रणालियों के साथ मिलकर इस कृषि अधिशेष ने एक बड़ी आबादी का भरण पोषण करना संभव बना दिया, जो कि शहरों और साम्राज्यों के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त थी। लौह युग का कोई एक निश्चित अंत नहीं है, क्योंकि इसका समापन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर और अलग अलग कारणों से हुआ। कई क्षेत्रों में लौह युग का अंत तब माना जाता है जब वहां एक सुविकसित लिखित इतिहास की शुरुआत हुई, या जब किसी बड़े साम्राज्य ने उस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। उदाहरण के लिए भूमध्य सागरीय और मध्य पूर्व के क्षेत्रों में लौह युग का अंत शास्त्रीय पुरातनता के उदय के साथ हुआ, जिसमें यूनानी और रोमन सभ्यताओं का प्रभुत्व था। लगभग 550 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य के विस्तार और बाद में सिकंदर महान की विजयों ने इस क्षेत्र के लौह युग के राज्यों का अंत कर दिया। यूरोप में लौह युग का अंत रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ जुड़ा हुआ है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक रोमन सेनाओं ने गौल, ब्रिटेन और मध्य यूरोप के कई सेल्टिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। रोमन अपने साथ एक उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था, कानून, वास्तुकला और लैटिन भाषा लेकर आए। उन्होंने स्थानीय लौह युग की संस्कृतियों को अपने साम्राज्य में समाहित कर लिया। जिन क्षेत्रों पर रोमनों ने विजय प्राप्त नहीं की, जैसे कि स्कैंडिनेविया और जर्मनी, वहां लौह युग बहुत बाद तक जारी रहा। इस प्रकार यूरोप में लौह युग का अंत एक क्रमिक प्रक्रिया थी। भारत में लौह युग का अंत आमतौर पर मौर्य साम्राज्य के पतन और उसके बाद के शुंग और कुषाण जैसे राजवंशों के उदय के साथ माना जाता है। इस समय तक भारत में एक अत्यधिक विकसित शहरी सभ्यता, एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य और एक परिपक्व लेखन प्रणाली स्थापित हो चुकी थी। मौर्य काल के बाद का समय लौह युग की नींव पर ही बना था, लेकिन इसमें नए राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हुए। इस समय तक लोहा भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग बन चुका था। संक्षेप में, लौह युग का अंत किसी तकनीक के गायब होने से नहीं हुआ, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिवर्तन था। लोहा आज भी हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लेकिन लौह युग शब्द का प्रयोग उस विशिष्ट काल के लिए किया जाता है जब लोहे की खोज और उसके प्रसार ने मानव समाजों को मौलिक रूप से बदल दिया था। जब इन समाजों ने लेखन, बड़े पैमाने पर राज्य निर्माण और जटिल शहरी जीवन को अपना लिया, तो वे एक नए ऐतिहासिक चरण में प्रवेश कर गए। इस प्रकार लौह युग का अंत वास्तव में एक नई दुनिया की शुरुआत थी। लौह युग की विरासत हमारे चारों ओर मौजूद है और यह आधुनिक सभ्यता की नींव का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस युग की सबसे स्थायी देन स्थायी और सघन बस्तियों का विकास है। लोहे के औजारों से संभव हुई कृषि क्रांति ने इतना अधिशेष भोजन पैदा किया कि बड़ी आबादी एक ही स्थान पर रह सकती थी। इसने गांवों को कस्बों और कस्बों को शहरों में बदलने की प्रक्रिया को गति दी। ये शहर केवल रहने की जगह नहीं थे, बल्कि वे व्यापार, संस्कृति, राजनीति और नवाचार के केंद्र बन गए। आज हम जिस शहरी दुनिया में रहते हैं, उसकी जड़ें लौह युग में बसे पहले स्थायी शहरों और कस्बों में खोजी जा सकती हैं, जिन्होंने मानव समाज के संगठन का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरी महत्वपूर्ण विरासत बड़े और केंद्रीकृत साम्राज्यों का विचार है। लोहे के हथियारों ने सेनाओं को अभूतपूर्व शक्ति दी, जिससे शासकों को विशाल क्षेत्रों को जीतने का मौका मिला। असीरियन, फारसी, मौर्य और रोमन साम्राज्य लौह युग की सैन्य प्रौद्योगिकी की ही उपज थे। इन साम्राज्यों ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की, बल्कि उन्होंने सड़कों, कानूनों और साझा संस्कृति के माध्यम से विभिन्न लोगों और क्षेत्रों को भी जोड़ा। सरकार और प्रशासन की जो प्रणालियां उन्होंने विकसित की, वे आज भी शासन के मॉडल के रूप में काम करती हैं। लौह युग ने महान धर्मों और दार्शनिक प्रणालियों के उदय के लिए भी मंच तैयार किया।
सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के इस दौर में लोगों ने जीवन के अर्थ के बारे में नए तरीकों से सोचना शुरू किया। चीन में कन्फ्यूशीवाद और ताओवाद, भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म और मध्य पूर्व में एकेश्वरवाद जैसे विचार इसी युग में विकसित हुए। इन विचार प्रणालियों ने अरबों लोगों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है और वे आज भी दुनिया की प्रमुख सांस्कृतिक शक्तियों में से हैं। यह विरासत दिखाती है कि तकनीकी प्रगति गहरे दार्शनिक मंथन को भी जन्म देती है। अंत में लौह युग की सबसे स्पष्ट विरासत स्वयं लोहा और इस्पात है। जिस तकनीक का विकास प्राचीन लोहारों ने किया था, वह आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही है। हमारे घर, पुल, गाड़ियां, जहाज और मशीनें इस्पात से बनी हैं। यह औद्योगिक क्रांति का आधार था और आज भी तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण घटक है। जब हम गगनचुंबी इमारत देखते हैं या ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो हम लौह युग की स्थायी विरासत देख रहे होते हैं, जिसने आधुनिक दुनिया का निर्माण किया, जिसमें हम आज